गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ रेशियोज के बारे में जो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए पता होनी चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा रखते हैं तो कुछ ऐसे मिनिमम चीजें हैं जो आपको पता रहनी चाहिए, जिसके बेसिस पे आप एक बढ़िया कंपनी सेलेक्ट करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो आपको लॉन्ग रन में वेल्थ क्रिएट करके देगी। आपने ऐसे भी बहुत सारे एग्जांपल सुने होंगे जहां पे लोग पैसे लगाते हैं और पैसे डूब जाते हैं। ऐसे कंपनी में लगा जाते हैं जो ऑपरेटर ड्रिवन है, जहां पे आपको ह्यूज लॉस हो जाएगा। कुछ ऐसे भी एग्जांपल आपने सुने होंगे लाइफ में जो लोग पैसे लगाते हैं और मल्टी बिलियनर बन जाते हैं इन्वेस्टमेंट करने की वजह से। एंड दैट हैक कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, छोटी मोटी चीजें जिसको आप ध्यान रखेंगे कि अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बिल्ड कर पाए। एंड फ्यूचर में अगर आपको फाइनेंस फील्ड में अपनी करियर बनानी है तो छोटी छोटी चीजें जो प्रैक्टिकली लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं ये आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। देखो, हम पढ़ते बहुत चीज है, अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड है तो आपने भी पढ़ा होगा बहुत चीज, बट उसको अप्लाई कभी नहीं कर पाते। रियल लाइफ में हमें पता ही नहीं होता कौन सी चीज को कहाँ पे अप्लाई करना है। जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो दो चीजों को आपको हमेशा ध्यान रखना है। पहला जो थिंग है वो है क्वालिटेटिव फैक्टर। भी किसी भी कंपनी का क्वालिटेटिव फैक्टर कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, गुडविल कैसा है, सीएसआर पे एक्टिविटीज पे खर्चे करते हैं कि नहीं, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से उनकी ट्यूनिंग कैसी है कंपनी की, है कि नहीं। और कुछ ऐसे क्वांटिटेटिव फैक्टर को भी ध्यान देनी चाहिए, जैसे फाइनेंशियल, कंपनी के आंकड़े कैसे है, कंपनी की ग्रोथ हो रही है कि नहीं, रेवेन्यू में, नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसा है, कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कि नहीं, रेशियो जो इंपॉर्टेंट रेशियोज है वो कैसे है। इस वीडियो में यही क्वांटिटेटिव फैक्टर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और कुछ ऐसे रेशियोज के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो डेफिनेटली हमेशा आपको ध्यान रखना है। जब भी इन्वेस्टमेंट करना होता है एक चेकलिस्ट बना लिया करो और उस चेकलिस्ट में जो कंपनी उस क्राइटेरिया को फुलफिल करती है उस कंपनी में इंसान को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, है कि नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो रेशियो है दैट इज अ प्राइस अर्निंग रेशियो। आपने पढ़ा भी होगा बहुत सारे बच्चों ने कहीं ना कहीं, है कि नहीं। एंड जो बच्चे फाइनेंस फील्ड से रिलेटेड नहीं है और ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने नहीं पढ़ा होगा तो अभी पढ़ लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो पहला अपना रेशियो है प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो निकालते कैसे हैं, तो मार्केट प्राइस कंपनी को डिवाइड कर दोगे अर्निंग पर शेयर से तो आ जाएगा प्राइस अर्निंग रेशियो, अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा प्राइस अर्निंग रेशियो। मान लेते हैं किसी कंपनी की मार्केट प्राइस शेयर का चल रहा है 100 और अर्निंग पर शेयर ईपीएस है 4, तो कितना आएगा, पी रेशियो 25। इसका मतलब क्या है पी रेशियो का, पी रेशियो का मतलब 1 रुपया में कंपनी में 1 रुपया कमाने के लिए कितना रुपया इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। हमारे केस में देखो 4 रुपया कमाने के लिए यही है ना अर्निंग पर शेयर, 100 रुपया का इन्वेस्टमेंट किया था मैंने, 100 रुपया का शेयर खरीदा तो ईपीएस 4 रुपया आया मेरे को, है कि नहीं। तो 4 रुपया अर्निंग पर शेयर जनरेट करने के लिए 100 रुपया लगाना पड़ रहा है, तो ये 25 का मतलब 25 टाइम्स ज्यादा मेरे को पे करना पड़ रहा है। प्राइस अर्निंग रेशियो आपको क्या शो करता है कि किसी भी कंपनी में 1 रुपया कमाने के लिए कितना टाइम्स आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। इस प्राइस अर्निंग रेशियो को वैल्यूएशन रेशियो, प्राइस मल्टीपल रेशियो या मार्केट टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। अभी वीडियो में बताऊंगा क्यों बोलते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं आईटी सेक्टर का 3 यहाँ पे शेयर मैंने लिया है और ये डेटा अभी अभी मैंने रियल डेटा है, ये कोई हाइपोथेटिकल फिगर नहीं है। टीसीएस का अगर पी रेशियो देखोगे तो 32 आएगा, इन्फोसिस का पी रेशियो देखोगे 27 एंड टेक महिंद्रा एक और है 17 आएगा, ठीक है। तीनों आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं। अब देखो टीसीएस में 32 पी रेशियो होने का मतलब क्या है, टीसीएस में 1 रुपया अर्निंग पर शेयर जनरेट करने के लिए, 1 रुपया कमाई के लिए 32 रुपीज इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको, और इन्फोसिस में 28 रुपीज। तो कंपेरेटिवली अगर आप बोलो तो इन्फोसिस ज्यादा सस्ता है ना टीसीएस के तुलना में। इन्फोसिस में 28 रुपया ही लगाओगे तो 1 रुपया आ जाएगा अर्निंग पर शेयर, बट टीसीएस में 32 रुपीज आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी तब जाके 1 रुपया अर्निंग पर शेयर आएगा, ठीक है। तो पी रेशियो के बेसिस पे हम कंपनी की वैल्यूएशन कर सकते हैं कि शेयर अंडर प्राइस सस्ते में मिल रहा है कि महंगे में मिल रहा है, लेकिन कंपेरेटिव वैल्यूएशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे केस में मैं बोल रहा हूं ना, इन्फोसिस का शेयर टीसीएस की तुलना में सस्ता है कि नहीं। एक होता है एब्सोल्यूट वैल्यूएशन, एब्सोल्यूट वैल्यूएशन में अंडर ओवर प्राइस की शेयर महंगा है कि सस्ता निकालते तो है, पर उसके दो तरीके हैं, एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और रिटर्न को कंपेयर करके, एक प्राइस को इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपेयर करके। ये वो वाला मेथड नहीं है। प्राइस अर्निंग रेशियो आपको बता देगा कि शेयर सस्ता है कि महंगा, पर कंपेयर करके किसी और से, कंपैरेटिव फॉर्म में, इसीलिए इसको कंपैरेटिव वैल्यूएशन भी बोलते हैं। अब किसी भी शेयर में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो सिर्फ पी रेशियो के बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्यों, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, और भी चीजों को आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। और सारे सेम है तब तो जो पी रेशियो कम है उसमें इन्वेस्ट करेंगे, पर और सारे फंडामेंटल, मान लो टीसीएस का ये महंगा दिख रहा है आपको 32 पी रेशियो है, लेकिन मैं आपको बोलूं कि टीसीएस को अभी अभी हाल ही में बहुत सारे नए कॉन्ट्रैक्ट एंड अरेंजमेंट मिले हैं और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिलने की वजह से फ्यूचर में इसकी रेवेन्यू बहुत ग्रो होने वाली है।
तो ऑब्वियसली आप ये फैक्ट पता होने के बाद टीसीएस में ही इन्वेस्ट करना पसंद करोगे, भले इसका पी रेशियो ज्यादा हो। तो पी रेशियो वन ऑफ द फैक्टर है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया के लिए, लेकिन ऑल द फैक्टर नहीं है, सारे फैक्टर नहीं है, और सारे फैक्टर को भी हमको ध्यान देना पड़ता है बिफोर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दूसरा जो रेशियो है अपना वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। ये क्या शो करता है? तो ये शो करता है कि कंपनी शेयर होल्डर के फंड पे, शेयर होल्डर के पैसों पे कितना रिटर्न जनरेट करती है। कैसे निकलता है? पैट डिवाइड बाई शेयर होल्डर फंड। ठीक है, मान लो ये 20% फिगर आता है, तो 20% का मतलब है शेयर होल्डर के फंड में कंपनी 20% उसका एज ए रिटर्न यानी कि प्रॉफिट कमा रही है। ठीक है, हमें हमेशा इंडस्ट्री एवरेज को ध्यान देना चाहिए कि इंडस्ट्री में और सारे जो कंपनी है तो इंडस्ट्री एवरेज कितना है, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी हर एक सेक्टर का अलग हो सकता है। एफएमसीजी का रिटर्न ऑन इक्विटी अलग हो सकता है, साथ ही में फार्मा का अलग हो सकता है, आईटी सेक्टर का अलग हो सकता है। तो इंडस्ट्री एवरेज ध्यान देना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज का जब कंपेयर करना है तो एक तो इंडस्ट्री से कर सकते हो, या फिर कोई एक पर्टिकुलर फॉर्म है जो उसी इंडस्ट्री में दूसरी कंपनी है उससे कंपेयर करके आप डिसाइड कर सकते हो, है कि नहीं। यहाँ पे मैंने देखो एफएमसीजी के दो कंपनी लिए हैं, सिमिलर कंपनी एफएमसीजी के, एक एचयूएल और दूसरा ब्रिटेनिया। देखो रिटर्न ऑन इक्विटी एचयूएल का कितना है? 18%, वहीं ब्रिटेनिया कितना है? 59.6%। तो डेफिनेटली रिटर्न ऑन इक्विटी के क्राइटेरिया में ब्रिटेनिया का जो शेयर है बहुत अच्छा है एचयूएल के तुलना में। पर मैंने हाल ही में बोला आपको कि सिर्फ एक फैक्टर नहीं, बहुत सारे फैक्टर को कंपेयर करेंगे, जो शेयर मैक्सिमम फैक्टर में बेहतर है उस शेयर में आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए। थर्ड जो रेशियो है दैट इज डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो शो करता है कि शेयर होल्डर के तुलना में डेट कैपिटल यानी कि लोन वगैरह कितने टाइम्स है। ये कैसे निकलेगा? डेट फंड ऊपर ले लो, लोन फंड, और नीचे शेयर होल्डर फंड से डिवाइड कर दो तो डेट इक्विटी रेशियो निकल जाता है। लोन फंड में सारे आते हैं, बॉन्ड के थ्रू पैसा कितना रेज हुआ है, बैंक लोन कितना है, डिबेंचर कितना है, सब डेट फंड ले लो और नीचे शेयर होल्डर फंड से डिवाइड कर दो। देखो किसी भी कंपनी में ज्यादा डेट होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि डेट एक फिक्स ऑब्लिगेशन कैपिटल है। डेट अगर आप लोगे तो वहां पे आपको रीपेमेंट समय से करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट की पेमेंट समय से करनी पड़ेगी। अगर नहीं कर पाए तो इंसॉल्वेंसी भी हो सकती है। आपने एग्जांपल, बहुत फेमस एग्जांपल देखा होगा किंगफिशर एयरलाइंस का, जहां पे विजय माल्या कंपनी भी डूब गई, विजय माल्या भी भाग गया। क्यों? क्योंकि कंपनी में ह्यूज डेट था, कंपनी में ग्रोथ नहीं हो रही थी पर डेट बहुत था। डेट कैपिटल अगर हम ले रहे हैं तो ग्रोथ जनरेट करना कंपनी में बेहद जरूरी है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम में आ जाएगा। अगर डेट कैपिटल इतनी बुरी है तो लोग फिर डेट कैपिटल लेते क्यों हैं? तो देखो इसके कुछ फायदे भी है। नंबर 1, इंटरेस्ट अगर आप पे कर रहे हो तो उसको खर्चा क्लेम कर सकते हो, वहां पे टैक्स सेविंग हो जाएगी। नंबर 2, डेट एक परमानेंट कैपिटल तो है नहीं, टेम्पोररी कैपिटल है। जब जरूरत है आपने लोन लिया, जब जरूरत खत्म हो गई लोन को रिफंड कर दिया, तो ऑनरशिप डाइल्यूजन भी नहीं होता है। शेयर इश्यू करके पैसे लाओगे तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का ऑनरशिप घट जाएगा, है कि नहीं। एंड थर्ड जो रीजन है दैट इज लिवरेज। डेट अगर आप लेते हो, आपकी रेवेन्यू में ग्रोथ आती है ना, मान लो रेवेन्यू 100% से ग्रो हो गया तो इंटरेस्ट तो उतना ही रहेगा ना, इंटरेस्ट तो फिक्स होता है डेट पे। तो खर्चे कांस्टेंट होने की वजह से आपकी नेट प्रॉफिट रेवेन्यू से भी ज्यादा ग्रो होगा, तो इसको बोलते हैं इफेक्ट ऑफ लिवरेज। खर्चे जो फिक्स होते हैं ना, फिक्स खर्चों की वजह से रेवेन्यू में जितना ग्रोथ आती है नेट प्रॉफिट में उससे भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है। तो ये भी एक बेनिफिट है डेट कैपिटल के, इसलिए भी लोग डेट लेते हैं। ज्यादा डेट लेना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि डेट कैपिटल है तो कंप्लीटली फाइनेंशियल रिस्क वहां पे बढ़ जाता है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया डेट इक्विटी रेशियो का, अगर फिगर में आप ध्यान से देखोगे तो पहला है अडानी पावर का, जहां पे डेट देखो कितना है 2021 में डेट इक्विटी रेशियो 99 टाइम्स, है ना, बहुत ज्यादा। उससे पहले के ईयर में देखोगे तो 100+ भी था, अभी घट के आ गया क्योंकि डेट की लोन की रीपेमेंट हो गई है ना। वहीं पे टाटा पावर्स में देखोगे तो डेट इक्विटी बहुत मिनिमम है, तो कंपैरेटिवली फाइनेंशियली रिस्क पे टाटा पावर बहुत कम था, है ना, एज कंपेयर टू अदानी। अदानी में फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज्यादा था, और अब तो खैर पे हो गया, डेट इक्विटी रेशियो बहुत कम हो गया। अब इस भी कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क जो है कम हो चुका है। चौथा जो रेशियो है वो है डिविडेंड यील्ड रेशियो। ये आपको ये बताता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको कितना डिविडेंड मिल रहा है ना। कंपनी जब भी डिविडेंड अनाउंस करती है ना तो परसेंटेज होता है हमेशा फेस वैल्यू का। मान लो किसी कंपनी का शेयर प्राइस का फेस वैल्यू है 10 रुपीज और कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है 8 रुपया का, तो पता है डिविडेंड का रेशियो होगा 80%। क्यों? क्योंकि हमेशा जो डिविडेंड है ना फेस वैल्यू का कितना परसेंट है ये बोला जाता है, पर आप तो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस पे कितना डिविडेंड मिला ये आपके लिए जरूरी है ना। फेस वैल्यू पे कितना मिला वो तो अलग बात है ना। रियल में आपको 80% थोड़ी ना डिविडेंड मिला। अब मान लो आप 200 का कोई शेयर है, 200 शेयर प्राइस है, आपने एक शेयर लिया और 8 रुपया डिविडेंड मिला, तो रियल में आपको इफेक्टिवली 4% का डिविडेंड मिला है आपके इन्वेस्टमेंट पे। अब डिविडेंड यील्ड में हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी बेहतर होती है कि लो डिविडेंड पेइंग कंपनी, तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आप इन्वेस्टमेंट के माइंडसेट आपकी कैसी है। अगर आपको ज्यादा डिविडेंड चाहिए, आप ये सोचते हैं कि हम पैसा लगा क्यों रहे हैं,
डिविडेंड के लिए ही तो है, पैसा कमाने के लिए ही तो है, लगाएंगे पैसा आएगा नहीं तो क्या फायदा। तो आपको हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी जैसे वेदांता का देखोगे तो 21% के आसपास डिविडेंड एल्ड रेशियो है, वहां पैसा लगाना चाहिए। बट बहुत लोग होते हैं चाहते हैं कि डिविडेंड ना मिले कोई बात नहीं, शेयर प्राइस ग्रो होता रहे, मेरा वेल्थ ग्रो होता रहे, एक दिन तो मैं शेयर बेच के वो पैसे रियलाइज कर ही लूंगा। तो आप भले ही लो डिविडेंड यील्ड कंपनी हो बट शेयर एप्रिसिएशन यानी कि शेयर प्राइस खूब ग्रो हो रहा है, वैसी कंपनी में आप लगा सकते हैं। वैसे एक होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ये डिविडेंड और शेयर का जो प्राइस का इंक्रीज है वो दोनों को ध्यान देकर निकाला जाता है। तो मोटा मोटी आप कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट को भी ध्यान देके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पांचवा जो अपना रेशियो है दैट इज नेट प्रॉफिट रेशियो। ये बहुत सिंपल है, ये बताता है आपको कि सेल्स का कितना परसेंट कंपनी को एज ए नेट प्रॉफिट बचता है। मान लो कोई भी कंपनी अपनी गुड्स या सर्विसेज बेचती है तो बनाने का खर्चा उसका वो घटाएगी, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, सेलिंग का खर्चा, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, सब करने धरने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है वो सेल्स का कितना परसेंट बचता है। मान लेते हैं किसी कंपनी में 1000 करोड़ का सेल हुआ है ना, और लास्ट में नेट प्रॉफिट बचा 200 करोड़, तो यानी कि नेट प्रॉफिट रेशियो कितना है कंपनी का 20%, यानी कि सेल का 20% एंड में एज अ प्रॉफिट बचता है सारे खर्चे वर्चे काटने के बाद। नेट प्रॉफिट रेशियो में भी इंडस्ट्री एवरेज देखना बहुत जरूरी है। क्यों? इंडस्ट्री में नेट प्रॉफिट रेशियो कैसा है ना, हर एक सेक्टर की अपनी अपनी नेट प्रॉफिट रेशियो है। यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया है दो कंपनी का जो सिमिलर इंडस्ट्री सेम इंडस्ट्री में है, एक सन फार्मा ये भी फार्माक्यूटिकल्स में एंड दूसरा सिप्ला। यहाँ पे देखो नेट प्रॉफिट रेशियो इसका 8.8 है एंड सिप्ला का है 11.7। डेफिनेटली सिप्ला का जो नेट प्रॉफिट रेशियो वो ज्यादा है, लेकिन एक चीज हमेशा आपको ध्यान देना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने टाइम कि नेट प्रॉफिट रेशियो सस्टेनेबल होना चाहिए एंड ग्रोथ में होना चाहिए। अगर नेट प्रॉफिट रेशियो और सारे कंपनी का उसी इंडस्ट्री में ग्रो हो रहा है तो जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका भी नेट प्रॉफिट रेशियो ग्रो होना चाहिए। एंड हायर द बेटर, नेट प्रॉफिट रेशियो जितना ज्यादा हो यानी कि कंपनी के सेल करने के बाद उतना ज्यादा मार्जिन बच जाता है एज अ नेट प्रॉफिट। एंड में मैं आप लोगों को यही बोलना चाहता हूं कि देखो बहुत सारे फैक्टर को ध्यान देना पड़ता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पर सिंस आप कोई एक पोर्टफोलियो मैनेजर तो हो नहीं, तो छोटा मोटा चीज जो मेन चीज है वो आपको जरूर याद होनी चाहिए जिसको आप ध्यान देके अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाए। ऐसे ही फाइनेंशियल वीडियोस देखने के लिए चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आप लोगों से अगले नेक्स्ट वीडियो में।